ये बताइए, हम कांग्रेस से भी पीड़ित है और भाजपा से भी पीड़ित है। तो हमारा हक नहीं? हर समाज का हर कैंडिडेट हर अपने समाज का उतरा हुआ है। सिवाय मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट उठ के खड़ा हो जाए तो आपको वो लगता है कि ये वोट कटुआ है। आपने अभी तक हमारा शोषण होते हुए देखा, हमारी हक की आवाज ना कांग्रेस ने उठाई ना भाजपा ने उठाई। तब आपके जो आरोप और क्वेश्चन थे ये सत्ताधारी पार्टियों से क्यों नहीं थे? ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पार्टी जो है आज अपने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी आज अपने अहम मुद्दों के साथ चुनाव में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी आज अपने अहम मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है। जो मुद्दे मुस्लिम समाज के लिए बहुत अहम और अहमियत रखते हैं। मुस्लिम समाज ने आज तक जो है कांग्रेस का दामन पकड़कर उसे भरपूर वोटों से नवाजा, लेकिन कभी इसके पहले न आज उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम समाज के हित में कोई मुद्दों को डाला गया। मैं आज हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और मुसलमानों की अहम मुद्दे को हमने आज लेकर इस चुनाव के अंदर में उतरे हैं। जो अहम मुद्दा है वो है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जन जागृति के लिए और हमारे समाज को जागृत करने के लिए कि आप बाबरी के कातिलों को कैसे वोट दे सकते हैं। मैं आज ये अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ पूरी कौम मुस्लिम से कि जिस बाबरी को शहीद करवाने वाली, जिसका ताला खुलवाने वाली कांग्रेस, जिसने 70 सालों में हमारे हितों के अंदर कोई काम नहीं किया, लेकिन हमने भरपूर ताकत के साथ उसे वोट देकर हमेशा सत्ता में काबिज किया, जिसने हमारे वोटों की अहमियत नहीं समझी, आज हम उनको सबक सिखाने के लिए यहाँ। भाजपा तो अब कौम मुस्लिम के लिए जालिम है, जालिमाना काम की। यूसीसी जैसे कानून उन्होंने पास करवाए, लेकिन एनआरसीसीए जैसे कानून बेवजह देश में लाके खलबली मचाने वाले काम किए, लेकिन कांग्रेस भी उसमें कहीं पर भी पीछे नहीं है। तो हमें तो ये दोनों पार्टियां नहीं चलती, इसीलिए आज हम विकल्प के रूप में थर्ड फ्रंट लेकर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने पुरजोर तरीके से जो है प्रचार किया। और हमारा समाज और जो भी जुल्म का शिकार समाज है उनके लिए हम सीजनेबल लीडर नहीं, हम हमेशा ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। और तमाम जो भी पीड़ित समाज है इस देश के अंदर में और नागपुर शहर के अंदर में, वो हमारा सहयोगी है, हमारे साथ समर्थन में है। और हम जो है इस बार इंशाल्लाह भारी बहुमतों से विजयी होंगे। साहित्य में आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने क्या पॉइंट दिए थे ये अजय बाबा चाहते थे नौलिया की जो दरगाह है उसको बचाना है, और दरगाह के अलावा जो वक्फ है उससे बचाना है। अजय बाबा चाहते थे नौलिया की दरगाह के बारे में जानना चाहता हूँ, आप किससे बचाना, हजरत किससे खतरा है? हजरत बाबा ताजुद्दीन की जो दरगाह है वो सूफीज्म का स्वरूप है, लेकिन हम कुछ सालों से देखते हुए आ रहे हैं, जब से वहां पे भाजपा ने अपने एक सिपाही को वहां पे काबिज किया, तब से वो जो है ना, वो पॉलिटिकल का ग्राउंड बना के रख दिया। ये हमारी आस्था का विषय है, अगर आप उसको राजनीतिक तौर पर अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने यही सारी चीजों को देखा और इसीलिए सियासत के अंदर कदम रखा। और बेशक हम जो सूफीज्म का स्वरूप है हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हम इंशाल्लाह वहां से जो ये पॉलिटिकल तमाशा है इसको खत्म करके रहेंगे। इसका चुनाव से क्या होगा? ये हमारा आस्था का भी मुद्दा है, और ये हमारी इबादत गाहों को आज राजनीति का अड्डा बनाकर, आपके लोग चाह रहे हैं ना राजनीति का अड्डा बने, तो उसमें सियासत का क्या? हमारे लोग कौन चाह रहे? वहाँ बैठे उन्हें तो जबरदस्ती बैठाया गया। आया गया और यहाँ बैठे हैं। ये तो तो सत्ताधारी पार्टी ने बैठाया, उनके पावर से बैठे, इसीलिए हम सत्ता में आकर उनको हटाना चाहते हैं।
बंद है मगर आप उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल खड़े हैं हम, लेकिन हमारी आवाज को जोर देने के लिए और उस आवाज की ताकत बढ़ाने के लिए हम आज सत्ता में आए हुए हैं। आपने नामूस रिसालत की बात की, तो क्या है ये? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मतलब ये हमारे लिए इतना अहम और हसास मसला है कि आपने देखा होगा रोडों पे कभी मुस्लिम समाज जो है अनाज के लिए नहीं आया, पानी के लिए नहीं आया, ना रोड और सड़क के लिए आया। लेकिन जब भी नबी के नामूस पर किसी ने भौंका तो पूरा मुस्लिम समाज आपने आज देखा भी होगा, सीए रोड पे लाखों की तादाद में मुसलमान निकला। ये नामूस रिसालत ये है कि इसमें हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर अगर कोई हमला करता है तो हमारे लिए, हमारे घर से, हमारी औलाद से, हमारी जान से, हमारी सारी चीजों से बढ़कर नबी की इज्जत है। और हमको इसके लिए आवाज उठाने के लिए जो है ये हमारा अहम मकसद है। इसके लिए क्या आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत लोकतांत्रिक कंट्री में हम यहाँ पे जो है लोकतंत्र से जो है संविधान से देश चलता है। संविधान के अंदर में हम ऐसा प्रावधान लाना चाहते हैं कि अगर कोई नबी की नामूस पर और दिगर सूफी संतों की इज्जत में अगर जर्रा बराबर भी अगर खामी और गलती या अपशब्द कहे तो हम ऐसा हिंदुस्तान के अंदर में कड़ा कानून बनाना चाहते हैं कि उस शख्स को ऐसी सजा मिले कि वो इबरत बन जाए आने वाले लोगों के लिए और कभी इस देश के अंदर में किसी भी धर्म या धर्म के गुरुओं की या उनकी आस्था की चीज को ठेस ना पहुंचाई जाए। इसके लिए तो ईश्वर का कानून है ना। इस निंदा कानून आपने देखा होगा कि 24 घंटे के अंदर बेल हो जाती है, वो नॉन बेलेबल एफेक्ट्स नहीं है। बस उसी में अमेंडमेंट करना चाहते हैं हम लोग और उसी के लिए जद्दोजहद। हाँ, मैं चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आपने जो अपना ड्रेस कोड दिया है उसके अकॉर्डिंग आप वाइट्स नहीं बनाए, तो आप थोड़ा सा वाइट्स को जी ठीक जो वाइट्स आप दे रहे हैं इसके जाने आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जिस विषय को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो मैंने लेटेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जिन मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में आज आपके सभी को अपने दिया है देखेंगे और पढ़ के सुना देता हूँ जो आपको है। ये अभी जिस पर चर्चा हुई तापों के नाम से रिसालत को लेकर साथ ये अपने धर्म को लेकर बात की पहले के मामले की। और तीसरा मुद्दा हमारा कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और भाजपा जानबूझकर इन इलाकों में खासतौर पर हम देखते हैं कि जो सिविल एरिया और मुस्लिम एरिया में जो डेवलपमेंट नहीं है दोनों चीजों में बहुत तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ मुस्लिम एरिया हो, आदिवासी एरिया हो या दलित एरिया हो, हम ये कंपेरिजन देखते हैं कि सिविल एरिया और इन एरिया में जो डेवलपमेंट का काम है उसमें दोनों दो तरीके से जो कम्पनी तरीके से सत्ताधारी काम करते हैं तो चाहते हैं कि वहाँ का भी डेवलपमेंट। आप ये इनको सरासर इल्जाम लगा रहे हैं कि लेकिन गडकरी ने दो तरफा विकास किया था। नहीं इल्जाम नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है। तो आप बढ़िया भी अपनी आंखों से देखती हैं। बताएंगे आपने दो तरफा विकास हुआ है? आप देखिए कि हम मुस्लिम एरियाओं में जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी में गलियां नजर आती है। सिविल एरिया में जाओ तो एक कंटेनर रहते हैं, आप मैंने जा सकता है ऐसे रोड पे। और आप मुस्लिम में जाओ तो एक मुसलमान में जाके रास्ता नहीं दिखता है ये सब। और बाकी जो डेवलपमेंट है, पानी की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था, ये सारी चीजों की तकलीफ है आज भी इन बस्तियों में आपको सह रहे हैं। ये चीज हम देखें। हमारा अगला मुद्दा है कि अल्पसंख्यक और दलितों और वंचितों और पिछड़ों को प्राथमिक और उच्च शिक्षा जो है वो मुफ्त में मिलना चाहिए। ये शिक्षा के ऊपर है, ये सबके ऊपर भी जोर देना है। और अगला मुद्दा हमारा ये है कि मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर भगवा तानाशाह के चल रहे गैर कानूनी कार्रवाई बंद करना है। कि ये हम आए दिन मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं और बहुत जगह हो रहा है, तो इसको भी हम चाहते हैं कि ये रुके, ये चीजें ना हो। क्योंकि आज सत्ता में आप कल सत्ता में हम आए तो ये बदले की भावना ऐसी किसी के भी मन में ना हो। ये चीजें रुकनी चाहिए क्योंकि ये देश गंगा जमुनी तहसील पर चल रहा है। इसके बाद हमारा अगला मुद्दा ये कि हजरत मुस्तफा बाबा अंसारी नागपुर अलैहिस्सलाम के कब्र से निकालने के बाद, यानी उनको निकालने वाली कांग्रेस
और बाबरी मस्जिद गिरवाने वाली भाजपा और कांग्रेस को सबक सिखाने क्योंकि ये मुद्दे पर भी अपनी चर्चा हो गई और ये यकीनन नहीं कि ये तो हमको करना ही होगा। इसके बाद हमारा अगला मुद्दा ये है कि अल्पसंख्यक की दरगाह और इबादत गाहों जैसे नांदेड़ का गुरुद्वारा साहिब और चर्चों पर भगवाकरण रोकना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि अभी कुछ दरमियान हमने ये देखा कि चर्चों पर भी अभी जो कुछ कार्यक्रम हुए जनवरी में, अब वो तारीख आपको पता है कि 20 तारीख 22 तारीख को जो भी कार्यक्रम हुआ, तो चर्चों पर भी चर्च के ऊपर चढ़कर वहाँ जो उनका क्रॉस होता है उसके ऊपर भगवा लहराया जाता है। तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों को लेकर ही हम खड़े नहीं। हमारी पार्टी का नाम भले ही माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से हम काम कर रहे हैं। मुसलमान भले ही इसमें ज्यादा रूप तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए हम काम करते हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, इन तमाम लोगों के लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ हम आदिवासी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, हम ओबीसी की भी बात। इसके बाद में हमारा अगला मुद्दा ये है कि एनआरसी और कॉमन सिविल कोड से भारतीयों को बचाना। जो भी केंद्र सरकार ने इन चीजों का ऐलान किया है, हम ये चाहते हैं कि आप लाइए जो भी कानून है, लेकिन डरा कर और धमका कर जो चीजें की जा रही है वो उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगला हमारा मुद्दा है कि संविधान को बचाकर लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हम संविधान को लेकर अभी भी बात नहीं करते, लेकिन जितनी भी पार्टी है वो संविधान को लेकर बात कर रही है। और आप पूरा देश जानता है कि हम संविधान को बचाएंगे तो हम सबकी सुरक्षा होगी। संविधान को बचाने की वजह से ये नहीं कि संविधान इन्होंने, और हमें ये पता है कि संविधान के साथ भी छेड़खानी करने के एक डर हमारे मन में पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग बोल रहे तो हम भी उन्हीं के साथ है कि हमको भी इसकी सुरक्षा करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वो संविधान ये देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान। कांग्रेस और भाजपा ने जानबूझकर पिछड़े रखे किसानों को 5% आरक्षण दिलवाना, ये मांग हर पूरे देश में, पूरे हर राज्य में शुरू है। और जिसको देखा कि तेलंगाना में भी इसको लागू किया था, लेकिन हाईकोर्ट में चले गए, इस वजह से इस पर रोक लगी। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस जो रही, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में भी ये ऐलान किया था। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी उसकी सुविधा मिले, क्योंकि हमारी भी मुस्लिम कौम में या माइनॉरिटीज में पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको भी इसका रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। ये चीज के लिए हम बात कर रहे हैं। और वही बात फिर हमारा अगला मुद्दा कि मुस्लिम, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को मॉब लिंचिंग, ये भी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है कि आज हमारी माँ बहनों के साथ, भाइयों के साथ में मॉब लिंचिंग की जा रही है। हम चाहते हैं कि ये किसी के भी साथ में ना हो। हमने मणिपुर में भी देखा, आए दिन दंगे कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ हो रही है, आदिवासी के साथ हो रहे, दलितों के साथ हो रहे, वो कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय हैं। हम ये चाहते हैं कि इनके साथ किसी के साथ में जाति ना हो। इन्हीं मुद्दों के साथ में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी पूरे इंडिया के अंदर में अपने इलेक्शन को अपने उम्मीदवारों के साथ में अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां आज फरीद खान माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की आज कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ में हम लोग ताकत के साथ खड़े, क्योंकि दोनों भी कोई कमजोर नहीं है, दोनों मजबूत कैंडिडेटों के साथ में हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है बोले तो, और उनके साथ फाइट करना आज के कंडीशन में इतना आसान नहीं है, क्योंकि धन बल के साथ में ये लोग लड़ रहे हैं। हमारे पास धन भी नहीं और बल भी नहीं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी आवाज बने, हमारी आवाज जनता तक जाए, और जनता हमारा साथ देकर हम जो चाहते हैं जनता की हित की बात करते हैं और जनता की हित की बात करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज को। सर मेरा एक सवाल है जी बोलिए। जो उम्मीदवार जो है जी ये जो उम्मीदवार है जी एक बाकी लेके काफी गंभीर प्रश्न उपस्थित किए। जी उन्होंने एक आरोप कांग्रेस पे लगा, जी लेकिन उसमें यानी बीजेपी जी उनपे ये जैसे जिस प्रकार से आरोप लगाया नहीं लगाया उन्होंने, एक उनका आरोप कांग्रेस पे था। जी आप जो खड़े हैं, आपके पक्ष के जो लोग खड़े हैं, जी आप जो खड़े हैं, इसमें सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, जी किसको फायदा होगा? देखिए, जहां तक हम इलेक्शन में आते तो लोग हमें वोट कटवाई रहते हैं कि आप कांग्रेस की वोट काट रहे हैं। आप कांग्रेस की बात करते हो तो आपको बीटिंग को बोलने का मतलब हो सकता है कि आपको बीटिंग भी बोला जाए। कांग्रेस की मीटिंग बोल रहे हैं अभी। हम हमारे ऊपर ही आरोप लगा। देखिए, हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कब नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम होने
55 साल कांग्रेस को वोट करने वाली अगर कोई बिरादरी की सिवाय मुस्लिमों में कोई नहीं है। आज 55 साल कांग्रेस ने अगर सत्ता भोगी है तो ये मुसलमानों की ईमानदारी के वोटों के बदौलत है। और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा छलावा अगर किया तो मुस्लिम समाज को किया है। तो आज हम क्यों ना उनकी बात करें। जिस समय बाबरी मस्जिद ढाई की सत्ता में कौन था? लेकिन गिराई किसने? गिराई जिसने भी सत्ता में कौन था, ये बात मेरा सवाल है, गिराई किसने? देखिए इसकी भाजपा के लोगों ने इसको गिराया, लेकिन इसका सपोर्ट करने वाले तो कांग्रेस थी ना। सत्ता का पावर किसके पास? नहीं, लेकिन ये जो है जात पात का राजकारण, आपकी पार्टी इस वंश से कर रही है। आपको नहीं लगता कि ये जात पात का राजकारण कर रही है आपकी पार्टी? हमने जात पात का राजकारण किया है ना हम करेंगे। लेकिन ये आरोप जो हमारा था, क्योंकि हम यही कहेंगे केंद्र में सत्ता में कांग्रेस थी उस समय, उस राज्य में बीजेपी, ये दोनों ने मिलकर काम किया है। आप तो बी टीम और केंद्र आरोप हो रहा है, जी आप बी टीम हो करके आप पे आरोप हो रहा है। नहीं, ये आपका आरोप हो सकता है, ये मेरा हम आरोप नहीं है, हम इस आरोप को झुटलाते हैं। आप क्योंकि देखिए आप सरासर मुस्लिम समाज के जो वोट है उसका बंटवारा कर रहे हो। मुझे आप मतलब नहीं चाहते, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो कि संविधान बचाना है, जी और दूसरी ओर वोटों का बंटवारा करके आप संविधान को खतरे में ला रहे हैं। इस पे क्या कहना है आप? नहीं, देखिए आप अगर आप ये आरोप अगर हम पर लगाए तो एआईएम जो भी IAMIM चुनाव है नहीं। वो लेकिन इसके पहले चुनाव इस- वंचित इसके- बहुजन आघाड़ी नहीं है, इसके पहले AIMIM नहीं है, हाँ, मुस्लिम लीग समान पार्टी नहीं है। हाँ। लेकिन आपने जब खड़े कर दिए तो क्या आप भी टीम यानी कहलाए जा रहे हैं? नहीं, हम अपने वोट अलग कब करें? आप कितने वोट लोगे? हम अपने अलग देखिए आज आपकी जीत है क्या? देखिए जीत के लिए तो हर आदमी लोकतंत्र बचाना है और लोकतंत्र में आप खड़े हो, तो क्या लगता है आपको कि ये वोटों का बंटवारा आप कर रहे हो, इसका फायदा किसको होगा डायरेक्ट? नहीं, फायदा तो हम अपना ही खुद का करें। हम अपने वोट अलग अगर नहीं करेंगे, देखिए आज अगर हम नहीं आएंगे मैदान में ने अपनी तो मैदान में कब आए? आप समर्थन क्यों नहीं किए इंडिया अलायंस? इंडिया को क्यों अलायंस को क्यों हम समर्थन करेंगे? हम अपनी आपको पार्टी संविधान को नहीं बचाना है? हाँ? हम भी अपनी पार्टी के जरिए भी संविधान बचाना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी के जरिए भी संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे। यानी बड़ी बड़ी पार्टी है, जब आप उनके इंडिया अलायंस के साथ में है जी तो आपकी पार्टी क्यों नहीं समर्थन जो करती? पार्टी अभी आपके सवाल के लिए मैं एक और अलग से ये जवाब होगा कि मुस्लिम एरियाओं में ये देश के अंदर में अगर आपने गौर किया 111,000 भारत से मुस्लिम को इतने वोट लीला किए जहाँ से 111,000 मुस्लिम चुनकर आ, और कई ऐसे मुस्लिम एरिया है जिसको रिजर्व करार दिया। और आज नागपुर शहर में मुसलमानों की आबादी पर, मुसलमानों के वोटों पर लोग चुन कर आ सकते हैं, कहीं वोट बैंक यहाँ है। तो हम क्यों ना अपना कैंडिडेट खड़ा करें? यानी हमारे वोटों पर नहीं जाना चाहते? हमारे वोटों पर तो यहाँ लोग चुन कर आ रहे हैं। अभी पिछला 5 साल की पिछले का लेते अगर देखा जाए, देखिए, आप मुस्लिम समाज की दिशाभूल कर रहे हो, ये मेरा आरोप है। आप नहीं, ये आप आरोप कर सकते पत्रकार हैं। के नाते में जी, ये आप समाज की दिशाभूल कर रहे हो। सर यदि ऐसा है कि मुस्लिम समाज चुनकर आ सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर आदमी है, संसद में रह चुके हैं, बहुत बड़े विद्वान भी है मुस्लिम इसमें, तो उन्होंने आप क्यों नहीं डाली? वो तो बैरिस्टर है, जी उनसे ओवैसी सवाल साहब करिए, बैरिस्टर है। उनसे सवाल करिए ना क्यों? अभी जो आपने सवाल किया कि MIM का आपने किया, तो ये सवाल आप MIM से कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं डाला। वो भी तो गडकरी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कैंडिडेट नहीं डाला, इसका मतलब इनके से वो भी गडकरी को सपोर्ट कर रहे हैं। गडकरी को कैसे support? आज आप अगर MIM को ऑल ओवर इंडिया में अगर गौर से देखते हैं तो उन्होंने बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, कांग्रेस का नुकसान उन्होंने भी किया है। जहां जहां वो इलेक्शन लड़े हैं वहां वहां उन्होंने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाया है। उसके सांसद है, MLA भी है, उनके सांसद कितने आए हैं? वो खुद एक बीजेपी महाराष्ट्र में एक और हैदराबाद से एक। अच्छा, आपके कितने सांसद है और MLA बताइए आप। अभी हम खड़े हैं मैदान में,
नहीं अभी तक नहीं था। अभी तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने जी हमारा चुनाव महिला अभी हमने नागपुर में खड़ा किया है, अभी हमारे बुल्ढाना से खड़े उम्मीदवार जी। सर आपके जिस तरीके से आरोप थे, मुझे नहीं लगता कि प्रश्न है, प्रश्न नहीं, आरोप थे आपके। आरोप नहीं प्रश्न तो आप मुझे ये बताइए, हम कांग्रेस से भी पीड़ित है और भाजपा से भी पीड़ित है, तो हमारा हक नहीं? हर समाज का हर कैंडिडेट हर अपने समाज का उतरा हुआ है, सिवाय मुस्लिम। अगर कोई कैंडिडेट उठ के खड़ा हो जाए तो आपको वो लगता है कि ये वोट कटवा है। आपने अभी तक हमारा शोषण होते हुए देखा, हमारी हक की आवाज ना कांग्रेस ने उठाई ना भाजपा ने उठाई। तब आपके जो आरोप और क्वेश्चन थे ये सत्ताधारी पार्टियों से क्यों नहीं थे? और आप बोल रहे हो कि आप क्यों नहीं खड़े हुए? आप क्यों क्यों खड़े हो गए कि अलायंस के साथ क्यों नहीं चले? जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, आज कांग्रेस के साथ अगर हम खड़े होते, विकास बाबू क्या लिख कर देंगे हमको कि हम कल भाजपा में नहीं जाएंगे? तमाम मुस्लिम वोटर्स जो है कांग्रेस को भर भर के वोट देते हैं, जैसे रिजल्ट आता है जंप मार के उस सत्ताधारी पार्टी के पाले में चला जाता है। हम किस पर भरोसा करें? हमारा कांग्रेस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, भाजपा हमारी खुली दुश्मन है, इसीलिए हम खड़े हुए। और आप बोलते कि आप क्यों खड़े हो गए इससे पहले? क्या अरे भैया, हमको क्या सुपर पावर मिल गया अचानक से हमारे 10-12 खासदार पैदा हो जाएंगे? आप बताइए हमें। अगर आपका कोई बच्चा, आपको डर है कि अभी ये एग्जाम में अगर इसका एडमिशन हुआ स्कूल के अंदर तो ये फेल हो जाएगा, तो आप उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाओगे? आपको मुस्लिम समाज की अगर सियासी वजूद खड़ा हो रहा है तो उससे तकलीफ क्या है? हम कब तक 70 सालों से हम लेट हो चुके 70 साल। हमने आज शुरुआत की है, भाजपा ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। कब तक हम पर झूठे आरोप लगाकर हमारे समाज को खड़ा नहीं होने दोगे आप? हम कभी खड़े हो नहीं सकते। सिर्फ मुस्लिम समाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो वो जो है वो वोट कटवा हो गया। बाकी समाज अपने अपने समाज के कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, वो वोट कटवा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।